लगभग 300 ईसा पूर्व सिप्रस शहर में जेनो नामक एक अमीर व्यापारी रहता था। एक दिन समुद्री यात्रा के दौरान उसकी नाव उसके सारे माल के साथ डूब गई और उस एक घटना ने, जो वास्तव में पूरी तरह से जेनो या किसी के भी नियंत्रण से बाहर थी, उसके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। पल भर में शहर का जाना माना अमीर आदमी गरीब हो गया। अब जरा कल्पना करके देखिए कि अगर आप जेनो की जगह होते तो क्या करते। प्रकृति की तीव्र शक्ति के वजह से अगर आपके पूरे जीवन की कमाई या फिर पूरा जीवन ही कचड़े की तरह नाले में बह जाता तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? या तो आप क्रोधित होते या फिर दुखी, या फिर इस प्रकृति से मिले धोखे पर उसे कोसते। और सिर्फ आप ही नहीं बल्कि हम में से ज्यादातर लोगों की यही प्रतिक्रिया होती। लेकिन स्टोइसिज्म के जनक जेनो की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। जी हाँ, जेनो ने ही स्टोइसिज्म के फिलॉसफी की खोज की थी। क्या आपको पता है कि एक छोटा सा परिवर्तन अनंत काल तक स्थापित रहता है और हमारे मानसिकता का एक छोटा सा रिफ्रेमिंग यानी कि पुनर्अवलोकन बाद में बड़े और अधिक प्रभावशाली परिवर्तनों को जन्म दे सकता है। और यहीं से स्टोइसिज्म का कोर का जन्म होता है। जी हाँ, जो एक्सेप्टेंस यानी कि मूल स्वीकृति और इनडिफरेंस यानी कि उदासीनता की परिभाषा है। सोक्रात्स और अन्य महान दार्शनिकों के कार्यों को अच्छे से पढ़ने और समझने के बाद ही जेनो ने स्टोइसिज्म की रचना की और उसे आगे लोगों को सिखाया भी। जेनो के मुताबिक हमारे साथ जो कुछ भी होता है वास्तव में उस पर हमारा कोई अधिक नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन वो हमें कैसे प्रभावित करता है इस पर हमारा पूरा नियंत्रण होता है, जिसका उपयोग करके हम स्वयं के जीवन में बड़े प्रभावों और परिवर्तनों को आसानी से शामिल कर सकते हैं। जेनो ने यही तो किया। डूबे हुए सामान या सब कुछ खो जाने पर रोने के बजाय ऐसी स्थिति में भी वो शांत और तटस्थ रहते हुए उस विषम परिस्थिति में भी अपना संयम बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया। आज के दौर में लोग अनजाने में स्टोइक्स को ऐसे लोगों के रूप में देखते हैं जो आंतरिक तौर पर मजबूत होते हैं, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, जो किसी भी भावनात्मक चरम सीमा पर टिके नहीं रहते और हमेशा क्रोध और चिंता जैसी चीजों से गुजरते हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि स्टोइसिज्म के पीछे का मूल विचार तो इससे कहीं अधिक है। यह तो दुनिया को देखने, वर्णन करने और समझने का एक तरीका है, ना कि केवल उन लोगों का वर्णन करने का एक तरीका जो भावनात्मक नहीं है। जी हाँ, स्टोइसिज्म जीवन का वो बेहतरीन तरीका है जो सदियों से चला आ रहा है और इस फिलॉसफी को आज की स्थितियों में भी ठीक उसी तरह लागू किया जा सकता है जैसे आज से हजारों साल पहले लागू किया गया था। और यकीन कीजिए, इसका फायदा भी उतना ही प्रभावशाली होगा, क्योंकि यह हमें नकारात्मक अनुभव से उत्पन्न होने वाली नकारात्मक भावनाओं को प्रोसेस करके उन्हें उन महान विचारों में बदलने की अनुमति देता है और हमें इस संसार के प्रति एक अनूठा और अलग पर्सपेक्टिव स्थापित करने में मदद करता है। क्योंकि पर्सपेक्टिव ही सब कुछ है, तभी तो इस दुनिया में हर किसी के पास अलग अलग अनुभव होते हैं और हर चीज पर अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। चूंकि स्टोइक एक सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित होकर चर्चा किए लोगों को फिलॉसफी सिखाया, इसलिए उनका सामान्य दर्शन व्यापक रूप से लोगों के बीच प्रचलित होने लगा और लोग उसे जानने लगे। उनका मानना था कि कट्टर सिद्धांतों से हर किसी को बहुत लाभ हो सकता है और इसलिए उनके लिए उस ज्ञान को स्कूल के 4 दीवारों या महल के प्रांगण के पीछे छुपाना उचित नहीं था। परिणाम स्वरूप इसके बारे में गुलाम से लेकर सम्राट तक हर किसी ने सीखा और कट्टरपंथी अपनाई। जैसे दुनिया के कुछ सबसे उल्लेखनीय स्टोइक्स में एपिक्टेटस भी शामिल हैं, जो कभी गुलाम हुआ करते थे। सेनेका, जो एक सुप्रसिद्ध राजनेता थे, और रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस भी थे, जो अब तक के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। शुरुआत में स्टोइक्स ने अपने हर एक उपदेश का पालन किया, सभी प्रकार के अलगाव से परहेज किया और साथ ही असमानता के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व भी किया। यहाँ तक कि उन्होंने ही कॉस्मोपॉलिटन शब्द का भी आविष्कार किया, जिसका असल अर्थ विश्व का नागरिक था। लेकिन आज जब लोग इस शब्द को सुनते हैं तो वो इसे एक शहर के रूप में देखते हैं, जैसे न्यूयॉर्क, दुबई या फिर दिल्ली। जबकि उस समय कॉस्मोपॉलिटन बोल के स्टोइक्स ने हमें एकता और एकजुटता का उपदेश देने की कोशिश की थी। इसके अलावा स्टोइसिज्म के स्थापना के समय महिलाओं को दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्टोइक्स इससे पूरी तरह से असहमत थे। एक बार एपिक्टेटस के टीचर मुसोनियस रूफस ने कहा था, केवल पुरुष ही सद्गुण के प्रति उत्सुकता और स्वाभाविक झुकाव नहीं रखते, बल्कि महिलाएं भी ऐसा करती हैं। महिलाएं नेक और न्यायपूर्ण काम करके पुरुषों से कम प्रसन्न नहीं होती हैं और ऐसे कार्यों के विपरीत को अस्वीकार भी करती हैं। तो जब ऐसा है तो सिर्फ पुरुषों के लिए ही यह खोजना और जांचना कहाँ तक उचित है कि वो अच्छा जीवन जी सकते हैं या फिर दर्शन शास्त्र का अभ्यास कर सकते हैं, और महिलाओं के लिए क्यों नहीं।
यहाँ तक कि बोला तो ये भी जाता है कि स्टोइसिज्म जब तक लोकप्रिय नहीं हुआ था तब तक महिलाओं को इसके बारे में स्वतंत्र रूप से सीखने और स्टोइक्स बनने की अनुमति थी। फिर लोकप्रिय होते ही ऐसा क्या हो गया कि उनसे यह अनुमति छीन ली गई। अब सवाल यह है कि आखिर इतने सारे लोग अपने जीवन में स्टोइसिज्म को क्यों अपनाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इस अप्रत्याशित घटनाओं से भरी दुनिया में एक उनकी भावना ही है जो चीजों के आड़े आ सकती हैं, उन्हें कमजोर बना सकती हैं या उन्हें तोड़ कर रख सकती हैं। देखिए, असल में हम इस बात से दुखी नहीं होते हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ, बल्कि हम इस बात से दुखी होते हैं कि हमारे साथ अप्रत्याशित यानी कि अनएक्सपेक्टेड बुरा हुआ है। अब जैसे बारिश को ही ले लीजिए, जो एक बहुत ही अच्छी चीज है। यह हमारे पौधों को पानी देने में मदद करती है, पशुओं के लिए पानी उपलब्ध कराती है और तापमान को ठंडा और ह्यूमिड बनाए रखती है। लेकिन सच तो यह है, जब काला बादल हमें बाहर बिना छतरी के घेर लेता है तो हमें कभी अच्छा महसूस नहीं होता। तो फिर बारिश शुरू होते ही हम रोना शुरू क्यों नहीं कर देते? मैं बताता हूँ। ऐसा इसलिए होता है कि हालात बेशक खराब हैं, लेकिन हमने बारिश की उम्मीद करना सीख लिया है। यह कुछ ऐसा है जिसे टाला नहीं जा सकता है। हम मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, भले ही वो हमें परेशान कर दे, हैरान कर दे, लेकिन फिर काले घने बादल छट जाते हैं, बारिश बंद हो जाती है और सूरज की उज्जवल रोशनी पूरे पृथ्वी को जगमगा देती है। ठीक इसी तरह स्टोइसिज्म भी हमें यही सिखाता है कि हमें हमेशा किसी भी काम में सबसे बुरा होने की उम्मीद करनी चाहिए। जी हाँ, किसी भी काम में उसके सबसे खराब परिणाम की कल्पना कीजिए और यह जानकर संतुष्ट रहिए कि सबसे बुरा यही हो सकता है। इसी क्रम में एक विख्यात स्टोइक एक्सरसाइज है वॉलेंटरी डिस्कम्फर्ट, यानी कि स्वैच्छिक बेचैनी, जिसका एकमात्र उद्देश्य स्वयं के अंदर कृतज्ञता की भावनाओं को बढ़ाना होता है। और इस अभ्यास को करने के लिए अपने कमरे के फर्श पर सोइए, ठंड में भी ठंडे पानी से नहाइए, कुछ दिनों तक आलू के अलावा कुछ भी मत खाइए। यह अभ्यास हमें यह समझाने में मदद करता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिस्थिति कितनी ज्यादा कठिन या भयावह है। अगर हमारी मानसिकता सही है तो हम किसी भी परिस्थिति में जीवित भी रह सकते हैं और संभावित रूप से आगे भी बढ़ सकते हैं। और ऐसी असुविधाजनक स्थितियों का सामना करने का अभ्यास करके इनडायरेक्टली हम भविष्य में आने वाले संकट और दुर्भाग्य के लिए स्वयं को मानसिक तैयार करते हैं। आज के इस दौर में जहां विज्ञापन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हम एक पल भी जाने अनजाने में बिना विज्ञापन देखे नहीं रह पाते हैं, फिर चाहे रोड साइड पर लगी होर्डिंग्स हो या फिर ऑटो के पीछे चिपका पोस्टर, फिर चाहे किसी ऐप को यूज करते दौरान फ्लैश होता प्रचार हो या फिर मेट्रो स्टेशन की रंग बिरंगी दीवार, जो हमें यह विश्वास दिलवाते रहते हैं कि अगर विज्ञापन में दिखने वाली चीज हमारे पास नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है, हमारे पास सबसे अच्छी चीज नहीं है, और फिर हम उसे पाने के लिए दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं, इस सोच के साथ कि उसे खरीद कर या हासिल करके हमें बहुत खुशी मिलेगी और हम हमेशा हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे। लेकिन अफसोस, उसे खरीद कर ढेर सारा पैसा कमा कर भी हमें वो खुशी नहीं मिलती जो हम वाकई में चाहते हैं। और आज के दौर में यह संदेश पहले के दौर की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, असल में हम जब इस दुनिया में प्रवेश करते हैं तब हमें कुछ ज्यादा पता नहीं होता। हम धीरे धीरे बड़े होते हुए घर पर, स्कूल में और स्वयं के लिए इस दुनिया को ऑब्जर्व करते हुए चीजें सीखते हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि कई बार ज्ञान के यह तीनों स्रोत, चाहे घर हो, स्कूल हो या फिर हमारा ऑब्जर्वेशन ही क्यों ना हो, हमें अलग अलग तरीकों से सिखाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में हमें इन सारे ज्ञान को इंटरनलाइज यानी कि आत्मसात करने की आवश्यकता है? जी नहीं, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं या फिर करने की कोशिश भी करते हैं तो अनजाने में स्वयं के जीवन के लिए अवास्तविक अपेक्षाएं निर्धारित कर रहे होते हैं, जिससे अंत में हमें सिर्फ और सिर्फ निराशा और असंतुष्टि ही मिलती है, जो जीने का सही तरीका तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में यह सब करने के बजाय हमें अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें कोई भी काम सिर्फ और सिर्फ स्वयं के लिए ही करना चाहिए और उसे करते वक्त ही खुशी को महसूस भी करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी काम में कोई बाहरी आशा या जुड़ाव को जोड़कर कुछ पाने की लालसा करते हैं तो हमें लगभग हमेशा ही निराशा का सामना करना पड़ता है और फिर अधिकांश समय हम उस खालीपन को बाहरी चीजों से भरने की नाकामयाब कोशिश करते रहते हैं, जैसे अपना सारा पैसा एक फैंसी कार, एक आलीशान घर या फिर यहाँ तक कि एक नया परिवार शुरू करने में खर्च कर देते हैं। और हम यह सब चीजें उनके बाहरी मूल्य को ध्यान में रखते हुए करते हैं, ना कि आंतरिक मूल्य को। लेकिन यहाँ पर स्टोइसिज्म सिखाता है कि यदि हम अपने जीवन को इस तरह से देखते हैं तो जाने अनजाने में हम अपनी खुशी बाहरी ताकतों को सौंप रहे होते हैं, ऐसी ताकतें जो हमेशा विफल होती हैं। जैसे कार फैंसी हो या साधारण, अक्सर खराब हो जाती हैं, या फिर घर आलीशान हो या साधारण, प्राकृतिक आपदाएं बिना किसी पक्षपात के पूरे शहर को नष्ट कर देती हैं। और रही बात परिवार शुरू करने की या शादी में ढेर सारे खर्चे करने की, तो ध्यान रहे तलाक के दर भी साल दर साल तेजी से बढ़ रहे हैं।
और जिन्हें आप मुफ्त समझते हैं, असल में हमें उन्हें पाने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जी हाँ, कॉस्ट ऑफ स्पेस, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से। जैसा कि सेनेका ने एक बार लिखा था, कम में जीना सीखना आपके जीवन में उन चीजों की जगह बनाएगा जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती हैं। इसलिए अपनी खुशी को भौतिक रूप से प्राप्त होने वाली चीजों पर केंद्रित करने के बजाय हमें अपने आंतरिक मूल्य पर केंद्रित करना चाहिए। हमें शांत दिमाग रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए, फिर चाहे भले ही जीवन हम पर विषम से विषम परिस्थिति ही क्यों न थोप रहा हो। क्योंकि दिन के अंत में भले ही हम क्या चाहते हैं, इसके बावजूद हमारे साथ घटित होने वाली अधिकांश चीजों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन हम उन चीजों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं इस पर हमारा पूरा नियंत्रण होता है। और यही डायकोटोमी ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण का द्वंद्व है, जो स्टोइक फिलॉसफी में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। एपिक्टेटस के शब्दों में बोला जाए तो हमारे जीवन में मुख्य कार्य बस इतना ही है कि मामलों को सही से पहचान कर अलग करना है, ताकि हम स्वयं को स्पष्ट रूप से बता सकें कि कौन सी चीजें बाहरी हैं और हमारे नियंत्रण में नहीं है, और जिनका उन विकल्पों से कोई लेना देना नहीं है जिन्हें हम वास्तव में नियंत्रित कर सकते हैं। और यही तो स्टोइक्स के मूल सीख है कि जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं उसे उन चीजों से अलग करना चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। हमें अपना मूल्य उन चीजों से निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, बल्कि उन चीजों से निर्धारित करने की आवश्यकता है जिन्हें हम कर सकते हैं। ध्यान रहे, अपने लक्ष्यों को हासिल करने की ओर प्रयास करना एक अच्छा गुण है, लेकिन जब चीजें आपके अनुकूल ना हो तो टूटकर बिखर जाना स्टोइक्स के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बेकार है। अब YouTube वीडियोस को ही ले लीजिए। बेशक किसी राज्य का सम्राट बनने की तुलना में YouTube वीडियो बनाना बहुत आसान है, लेकिन फिर भी इसे बनाना कभी कभी काफी चुनौतीपूर्ण साबित होता है। जैसे सबसे पहले हमें एक यूनिक आइडिया के बारे में सोचना पड़ता है जिसमें सबसे ज्यादा वक्त लगता है। फिर उस आइडिया पर गहराई से रिसर्च करना होता है, और रिसर्च के दौरान कहीं यह एहसास हो जाए कि यह आइडिया बेकार है तो फिर से उसे पूरी तरह से भूलकर नई शुरुआत करनी पड़ती है। फिर स्क्रिप्ट, वीडियो शूट, एडिटिंग, थंबनेल बनाना, टाइटल चुनना और वो सब कुछ करना पड़ता है जो उसे अपलोड करने से पहले करना जरूरी होता है। और अपलोड करने तक सब कुछ क्रिएटर के हाथ में ही होता है, और एक बार अपलोड पर क्लिक करते ही हमारे हाथ से कंट्रोल निकलकर YouTube एल्गोरिथम के पास चला जाता है। फिर भी बहुत से लोग अपने YouTube चैनल या इंस्टा अकाउंट की सफलता का आकलन इस आधार पर करते हैं कि उनके पास कितने व्यूज या सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स हैं, जबकि अधिकांश भाग के लिए मैट्रिक्स हमारे कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर होता है। स्टोइक्स सिखाते हैं कि इसके बजाय हमें अपने काम की सफलता का आकलन हमारे द्वारा किए गए प्रयासों के आधार पर करना चाहिए, ना कि हमारी बाहरी आशाओं के परिणाम के आधार पर। आपको बस प्रक्रिया पर भरोसा रखना है। कम में जीवन जीने का अर्थ है स्वयं को उन सामाजिक बंधनों से मुक्त करना जिनमें आपने स्वयं को बेवजह उलझा रखा है। अब जरा ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जो पिछले 6 महीनों से अपने नौकरी में कड़ी मेहनत कर रहा है। अब उसे लगता है कि उसे प्रमोशन मिलना चाहिए, और वो अपने परफॉर्मेंस रिपोर्ट को लेकर अपने बॉस के पास जाता है। रिपोर्ट देखकर बॉस उसे धन्यवाद बोलता है लेकिन प्रमोशन नहीं देता, और वो यह सोचते हुए अपने घर चला जाता है कि शायद वो अपनी नौकरी में ही बेकार है। वो यह नहीं सोचता कि हो सकता है आज बॉस के दिन की शुरुआत गुस्से में हुई हो, या फिर हो सकता है उस समय कोई और व्यक्ति प्रमोशन के लिए उससे अधिक योग्य हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कंपनी को घाटा हो रहा हो और वो अभी इस वक्त इस प्रमोशन को वहन नहीं कर सकती है। सही मायने में उसका प्रमोशन ना होने का सही कारण वो जानता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो दुखी हो रहा है। जबकि अगर वो केवल अपने परफॉर्मेंस रिपोर्ट की गुणवत्ता पर अपना मूल्य लगाया होता तथा प्रमोशन के बारे में न पूछकर उसे पाने के लिए वही करता जो वो कर रहा था, तो कुल मिलाकर वो ज्यादा खुश रहता। और इसे अगर सही दृष्टिकोण के साथ देखा जाए तो उसका लक्ष्य खत्म नहीं हुआ था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ स्थगित हुआ था। लेकिन आज वो बेवजह का दुखी है, वो भी उस बात पर जिस पर उसका कोई नियंत्रण है ही नहीं। इसीलिए अपने माइंडसेट यानी कि मानसिकता को पुनः परिभाषित करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वहीं दूसरी तरफ एक सच्चा स्टोइक अपनी सफलता को फाइनेंशियल गेन के आधार पर नहीं देखता, बल्कि इस तथ्य से तसल्ली पाता है कि वो पैसे से खरीदी जा सकने वाली सभी चीजों के बिना भी आरामदायक जीवन जी सकता है। आमतौर पर स्टोइसिज्म के मुख्यतः 4 वर्च्यूज होते हैं: विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता, करेज यानी कि साहस, टेम्परेंस यानी कि संयम, और जस्टिस यानी कि न्याय। असल बुद्धिमत्ता का अर्थ है आंतरिक और बाहरी के बीच अंतर करने में सक्षम होना, और हमारे साथ होने वाली चीजों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता। जैसे कि विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक जगह है, और उसी जगह में हमारी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति निहित होती है। वहीं करेज को अगर 2 शब्दों में बयां किया जाए तो यही है कि दृढ़ रहिए और विरोध कीजिए। टेम्परेंस यानी कि संयम का साफ मतलब कम शब्दों में अधिक कहना, या फिर कम संसाधन में संतुष्ट होकर आंतरिक खुशी पर ध्यान देना।
ना कि आज के अरबपतियों की तरह फोर्ब्स मैगजीन के लिस्ट में ऊपर आने के लिए लड़ाई करना। स्टोइक्स मानते हैं कि धन की सीमा केवल वही होनी चाहिए जो आवश्यक है, क्योंकि असल में वही पर्याप्त है। इन चारों वर्च्यू में जस्टिस यानी कि न्याय सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह हमें निर्देश देता है कि किसी को भी किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हम सबका जन्म ही एक दूसरे के लिए हुआ है, एक दूसरे का भला करने के लिए हुआ है, ना कि सिर्फ अपने आप का। नेल्सन मंडेला का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो विश्व के सबसे प्रसिद्ध अफ्रीकी नेताओं में से एक थे। जब वो रंग भेद के खिलाफ लड़ रहे थे तो उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जहां से वो 27 साल रहने के बाद रिहा हुए। जेल से रिहा होते ही उन्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट चुना गया। तभी कई लोगों ने सोचा कि वो उन सभी लोगों को क्रूरतापूर्वक दंडित करेंगे जिन्होंने उनका कारावास के दौरान साथ नहीं दिया या उनका शोषण किया, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने ऐसा नहीं किया। जेल में रहने के दौरान मंडेला ने मार्कस ऑरेलियस की रचनाओं को पढ़ा था और स्टोइसिज्म के ढेर सारे मूल्यों को सीखा भी था, जिनका उन्होंने ताजीवन अभ्यास किया। गलत काम करने वालों को सजा देने के बजाय मंडेला ने अपने लोगों से इसके विपरीत कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने सबको रिलैक्स होकर पुनः निर्माण करने के लिए कहा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो हो चुका है वो हो चुका है और अतीत उनके नियंत्रण से बाहर है, और अब वो केवल यही कर सकते हैं कि आगे बढ़ने का रास्ता खोजें और एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण करें, और यही स्टोइक का रास्ता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन आज के इस आधुनिक चिकित्सा में भी स्टोइसिज्म रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी और लोगोथेरेपी जैसी प्रक्रियाओं के कोर में है। जहां पहली थेरेपी आरईबीटी रोगियों को नकारात्मक विचार पैटर्न की पहचान करने में मदद करती है, जो भावनात्मक संबंधी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। यह हमें इन सभी नकारात्मक विचारों के पीछे के कारणों को तर्क के साथ चुनौती देने की अनुमति देती है, और जब हम महसूस करते हैं कि उनमें से कई निराधार हैं, तो हम उन्हें अधिक प्रोडक्टिव और हेल्दियर विश्वासों के साथ बदल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ लोगोथेरेपी स्टोइक सिद्धांत पर आधारित है कि मनुष्य स्वयं के उद्देश्य से प्रेरित होता है। यहाँ तक कि सबसे अंधकारमय परिस्थिति में भी हम अपने जीवन को अर्थ और खुशी से भर सकते हैं, बस यह पता लगाकर कि वो उद्देश्य क्या है। हालांकि हम में से कई लोग जानते हैं कि ऐसा कहना जितना आसान है उतना करना नहीं। बस ध्यान रखिए कि बाकी चीजों की तरह यह भी एक प्रक्रिया है, जहां हमें अपने सोचने के तरीकों को बदलना होगा, पुराने को बाहर करके नए को अंदर लाना होगा। इसके अलावा खुशी से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए हमें आत्म मूल्य का अभ्यास करना चाहिए और अपने मूल्य की परिभाषा को उन चीजों पर केंद्रित करना चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं, और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना बंद कर देना चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। तभी जाकर हम अधिक खुशहाल और अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जी पाएंगे। इन शॉर्ट, स्टोइसिज्म हमें अतीत और वर्तमान के तूफानों से गुजरते हुए शांत और ज्यादा शांतिपूर्ण जल में जाने में मदद करता है। और अगर हमारा जहाज डूब भी जाए, हमारा सब कुछ खत्म भी हो जाए, तो हम इस तथ्य से शांति पाते हैं कि कुछ भी हो, हमने एक अच्छा जीवन जिया है। हालांकि उतना लंबा नहीं जितनी हमने उम्मीद की थी, लेकिन फिर भी जीवन अच्छा था। और याद रखिए, हर वो चीज जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका अंत निश्चित है। उम्मीद है कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही जिंदगी से जुड़े ज्ञानवर्धक ज्ञानों को सुनने के लिए रूब्रिक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्रियजनों के साथ शेयर भी कीजिए। और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि और क्या आप हमसे सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।